जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जिसका एग्जाम 2023-24 में होगा। ठीक है, पेपर का नाम है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी आर्थिक समृद्धि एवं विकास। दोस्तों यह दूसरा क्लास है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि यानी फर्स्ट पेपर का, ठीक है, पेपर फर्स्ट का यह दूसरा क्लास है। और दोस्तों जो पहला क्लास है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस क्लास को देखने के बाद इसे आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, 40 के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, निर्धनता के दुष्चक्र का संबंध है विकसित देशों से, अल्प विकसित देशों से, ए व बी दोनों से। तो याद रखिएगा दोनों, इसमें ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ठीक है, निर्धनता के दुष्चक्र का संबंध अल्प विकसित देशों से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निर्धनता के दुष्चक्र से संबंधित अर्थशास्त्री है रैगनर नरकसे जी है, किंडल बर्जर जी है, रोडान जी है या फिर आर्थर लुइस है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, निर्धनता के दुष्चक्र से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है? रैगनर नरकसे। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, अर्ध विकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता का कारण है क्योंकि। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे देश में पूंजी का अभाव होता है। ठीक है, ऐसे देशों में वास्तविक आय निम्न होती है, ऐसे देशों में विनियोग की दर कम रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की समस्या, इसके लेखक कौन है दोस्तों? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये आएगा जरूर, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की समस्या, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर नरकसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, अल्प विकसित देश में वे हैं जो विकसित देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में कम पूंजी से संपन्न होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? भारतीय योजना आयोग का, रैगनर नरकसे का, गुन्नार मॉडल का या फिर यूएनओ का? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है रैगनर नरकसे का। ठीक है दोस्तों, एक जानकारी और दे दूं मैं आपको, यदि आप बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का बुक खरीदना चाहते हैं तो यह आपको दोस्तों ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन यह कैसे मिलेगा? तो ऑनलाइन दोस्तों यह पीडीएफ के रूप में मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीडीएफ के रूप में मिलेगा पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेगा। तो दोस्तों यह पेपर यानी यह किताब कैसे मिलेगा? तो इस किताब को दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों आप, 8887696084। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाय जी के जीएस वाला। दोस्तों वह अपना बारकोड भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है, जिसका कीमत मात्र 50 रुपये है दोस्तों। ठीक है, उस बारकोड पर आप 50 रुपये पे करके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉस्टली है दोस्तों, यह आपको दुकान पर 150 से 200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन इसे आप केवल 50 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके, कोई फेक नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, गरीबी के दुष्चक्र से आशय है, यानी दोस्तों गरीबी का जो दुष्चक्र है उससे आशय क्या है, उसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा। कम आय वाले देशों में नीची आय से नीची बचतें, नीचा विनियोग, नीचा उत्पादन और फिर नीची आय का चक्र चलता रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, निर्धनता के दुष्चक्र का संबंधित होता है। निर्धनता का यानी जो गरीबी है दोस्तों, उस दुष्चक्र का संबंध इनमें से किससे है? आय और वितरण से, या आय तथा जनसंख्या से, या फिर उत्पादकता तथा आय से, या फिर ऑप्शन नंबर डी बचत तथा पूंजी दोनों से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है उत्पादकता तथा आय से। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र उत्पादकता तथा आय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गरीबी का दुष्चक्र किसने प्रस्तुत किया है? तो गरीबी का दुष्चक्र दोस्तों
रैगनर नरकसे ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, चाहे इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर आप इसे नोट करके रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निर्धनता का दुष्चक्र किस पक्ष से संबंधित है, मांग पक्ष से या पूर्ति पक्ष से? तो दोनों से है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, ए व बी दोनों से। निर्धनता का दुष्चक्र मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों से होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के उपायों में से कौन सा उपाय घरेलू उपाय है? ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो गरीबी का दुष्चक्र है उसको तोड़ने के उपायों में से कौन सा घरेलू उपाय है? मांग का विस्तार, आधारभूत संरचना का विकास, तकनीकी विकास या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये सभी। प्रश्न नंबर 11 है, गरीबी का दुष्चक्र अल्प विकसित देशों में गरीबी की कैसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? तो यह गरीबी की दोस्तों घटती प्रवृत्ति में प्रदर्शित करता है या संचयी प्रवृत्ति में या फिर बढ़ती प्रवृत्ति में, या ऑप्शन नंबर डी है कभी घटती कभी बढ़ती प्रवृत्ति में? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, संचयी प्रवृत्ति में, ठीक है। गरीबी का दुष्चक्र अल्प विकसित देशों में गरीबों को संचयी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, एक देश इसलिए दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है। यह कथन है, यह कथन किसका है? रैगनर नरकसे का, डॉक्टर ब्राइट सिंह का या लुइस का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उर्सुला हिक्स का? तो याद रखिएगा दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, रैगनर नरकसे का। एक देश इसलिए दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है, यह किसने कहा था? रैगनर नरकसे ने। दोस्तों एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, निर्धनता के दुष्चक्र का चक्र नक्षत्र मंडल के समान इस प्रकार घूमता है कि वे शक्तियां परस्पर क्रिया व प्रतिक्रिया करती हुई निर्धन राष्ट्र को निर्धनता की अवस्था में रखती हैं। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? डब्ल्यू रोस्टोव का, रैगनर नरकसे का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आर्थर लेविस का, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एच.डब्ल्यू. रोस्टोव का? तो दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर बी है, रैगनर नरकसे ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रैगनर नरकसे ने किस बात का समर्थन किया है? तो रैगनर नरकसे ने दोस्तों संतुलित विकास का समर्थन किया है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, गरीबी को व्यक्त किया जा सकता है सापेक्ष दृष्टि से, निरपेक्ष दृष्टि से, उपयुक्त ए और बी दोनों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। याद रखिएगा दोस्तों, गरीबी को सापेक्ष दृष्टि से और निरपेक्ष दृष्टि से दोनों से व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा 2011 की कीमतों पर को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने अमेरिकी डॉलर की आय के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर दोस्तों जो गरीबी रेखा के नीचे है भारत में, वह 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है एक दिन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, गरीबी अंतराल क्या है? दोस्तों गरीबी अंतराल क्या है? गरीबी अंतराल गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर होता है, गरीबी अंतराल, ठीक है, पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, गरीबी माप का सूचक है हेड काउंट इंडेक्स, FGT माप, या फिर गरीबी अंतराल इंडेक्स, या उपरोक्त सभी? दोस्तों गरीबी माप का सूचक जो है वो ये सभी है, ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर डी है। गरीबी माप का सूचक हेड काउंट इंडेक्स होता है, FGT माप होता है और गरीबी अंतराल इंडेक्स, इन ये तीनों होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 को घुमा करके भी पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछेगा गरीबी माप का सूचक है तो केवल ये दे देगा, ठीक है, गरीबी अंतराल इंडेक्स, क्योंकि ये तीनों हैं तो ये दे देगा एक ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। ए, सी और डी में कोई और ऑप्शन दे देगा, तो ठीक है,
इसको ध्यान से पढ़िए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि गरीबी के माप का सूचक ये तीनों है, हेड काउंट इंडेक्स, एफजीटी माप और गरीबी अंतराल इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, मानव गरीबी सूचकांक 1 में गरीबी की स्थिति का सूचक आधार है, कुपोषण है, वयस्क शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। मानव गरीबी सूचकांक 1 में गरीबी की स्थिति, कुपोषण, वयस्क शिक्षा और जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गरीबी सूचकांक विकासशील देशों से संबंधित है, HPI-1 या फिर HPI-2 या उपरोक्त ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देगा तो आप कंफ्यूज होकर के सी पर मत लगा दीजिएगा, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गरीबी सूचकांक विकासशील देशों से संबंधित है, तो HPI-1। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, आगे हम इसे समझाते हैं, नोट्स में ध्यान से पढ़िएगा। HPI-1 और HPI-2 क्या होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। HPI-1 क्या है, तो दोस्तों दो सूचकांक है, HPI-1 जो विकासशील देशों में गरीबी को मापता है, ठीक है, और HPI-2 जो होता है जो OECD विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी को मापता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात क्या था, यानी निर्धनता कितने प्रतिशत थी दोस्तों रंगराजन समिति के अनुसार 2011 और 12 में, तो दोस्तों 29.9% थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, तेंदुलकर समिति ने कितने रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को वर्ष 2011-12 में ग्रामीण निर्धनता रेखा का आधार माना, तो दोस्तों 816 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न नंबर 22 को। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने कितने रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को वर्ष 2011-12 में, ठीक है, ग्रामीण निर्धनता रेखा का आधार माना है कितना, 816 रुपये। ये प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें तेंदुलकर समिति ने इसे जांचा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने कैलोरी युक्त भोजन को निर्धनता रेखा का आधार माना है, तो दोस्तों 2155 कैलोरी या फिर 2400 कैलोरी या फिर 2090 कैलोरी या फिर 2100 कैलोरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 2155 कैलोरी। ठीक है, रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2155 कैलोरी युक्त भोजन को निर्धनता रेखा के आधार माना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, देखिए निगेटिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इन चारों में से दोस्तों देख लीजिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका जो समय है उसे बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यही केवल सत्य नहीं है। टी रंगराजन विशेषज्ञ समूह के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य बिहार है, क्या सही है, नहीं, यह सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, आय असमानता की माप के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, लॉरेंज वक्र का, गिनी गुणांक का, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी निगेटिव क्वेश्चन दिया है, कौन सा कथन इसमें से सत्य है, लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा से जितना दूर होगा वितरण में असमानता उतना ही अधिक होगी, क्या सही है, जी बिल्कुल सही है। गिनी गुणांक का विकास करोड़ों गिनी द्वारा किया जाता है, क्या सही है, जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, गिनी गुणांक का मूल्य 0 और 1 के बीच विचरण करता है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, महबूब उल हक,
डॉक्टर मनमोहन सिंह, रॉबर्ट मैकनमारा या फिर रिचर्ड निक्सन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक है, महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 है, मानव विकास का आयाम है, मानव विकास का आयाम क्या है? लंबा व स्वस्थ जीवन, ठीक है, एक अच्छा जीवन स्तर, ज्ञान की उपलब्धि, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। मानव विकास के आयाम क्या क्या है? लंबा स्वस्थ जीवन होना चाहिए, एक अच्छा जीवन स्तर होना चाहिए, ज्ञान की उपलब्धि भी होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का विश्व में एचडीआई रैंक क्या था? एचडीआई रैंक क्या होता है दोस्तों? ठीक है, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। तो मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का विश्व में एचडीआई रैंक दोस्तों 132वां था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। आपके एग्जाम में दोस्तों इंग्लिश में नहीं देगा, इसे याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, एचडीआई विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा विकसित और संकलित आंकड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, आयाम सूचकांकों से मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने के लिए किस माध्य का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है या फिर हरात्मक माध्य या गुणात्मक माध्य या बहुलक का? तो याद रखिएगा दोस्तों, आयाम सूचकांक से मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने के लिए गुणात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में वंचन सघनता यानी डिप्रीवेशन इंटेंसिटी कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 43.9%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिशत वाले क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ये परीक्षा में आपके आ सकते हैं। ठीक है, भारत में मानव संसाधन विकास से संबंधित क्षेत्र है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण कार्यक्रम। तो ये दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? जो 2011 में जनगणना हुई थी दोस्तों, उसमें भारत का जो साक्षरता दर है कितना प्रतिशत है? तो वह प्रतिशत था दोस्तों 73%। ठीक है, याद रखिएगा 73%। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, भारत में जो जन्म का समय है दोस्तों उसका अंतिम प्रत्याशा जीने की इच्छा यानी जीने का जो समय है कितना है दोस्तों? तो जीने का समय है 67.9 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, वर्ष 2020 में भारत में जन्म दर प्रति हजार कितनी थी? कितनी परसेंट थी दोस्तों 2020 में जन्म दर? तो याद रखिएगा 19.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, वर्ष 2020 में भारत में प्रति हजार मृत्यु दर कितनी थी? वर्ष 2020 में दोस्तों भारत में प्रति हजार मृत्यु दर कितने प्रतिशत में थी? तो याद रखिएगा, इन सभी प्रश्न को दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों 6.0%। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, वर्ष 2018 में भारत शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म थी। मतलब समझे आप दोस्तों, वर्ष 2018 में जो भारत में शिशु मृत्यु दर थी, जो पैदा होते थे और मर जाते थे उन्हें 1000 जीवित जन्म कहा जाता है। तो उसमें दोस्तों कितनी थी? तो प्रति 1000 में 28 बच्चे मर जाते थे। ठीक है, 2018 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का विश्व में रैंक क्या था? दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक जो है 2022 में भारत का विश्व में रैंक क्या था? तो इसका रैंक था दोस्तों 107वां। ठीक है,
प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, धारणीय टिकाऊ विकास से अर्थ है बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए जीवन की गुणवत्ता जारी रखना, या फिर प्राकृतिक साधनों का सर्वाधिक दोहन यानी विदोहन करना, या फिर संसाधन संरक्षण पर कोई ध्यान न देना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, धारणीय विकास से अर्थ क्या है, बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए जीवन की गुणवत्ता को जारी रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रंटलैंड प्रतिवेदन किस विषय पर आधारित है। जो ब्रंटलैंड प्रतिवेदन है दोस्तों वह किस विषय पर आधारित है, जनसंख्या नियंत्रण विषय पर, उद्योग विषय पर, या फिर जनसंख्या वृद्धि पर, या फिर धारणीय टिकाऊ विकास पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, धारणीय टिकाऊ विकास पर। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।